Okay, thank you. So let us start the class after this break. So these are the problems. Some of them are going to be solved in the class, whereas the remaining are going to be considered as a non-submitted homework. Non-submitted homework मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो प्रोबेबली आपको असाइनमेंट नंबर 1 मिलेगी, जो कि इसी चैप्टर के मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से कुछ क्वेश्चन आपको एज असाइनमेंट के तौर पे दिए जाएंगे. शायद वो इनमें से हों, शायद वो कुछ और प्रॉब्लम्स हों. बहरहाल एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट जो कि आपने सॉल्व करके सबमिट करवानी होगी ऑन MS Teams. Okay, starting with the first example, which is example 12-15. You have a race car which is traveling around a horizontal circular track which has a radius of 300 feet. So the radius of curvature of this track is given to you as 300 feet. If the car increases its speed at a constant rate of 7 feet per second square. So 7 feet per second square, as the units indicate, feet per second square is, ये इसका मतलब क्या है कि ये एक्सेलरेशन के यूनिट्स हैं. अब ये एक्सेलरेशन जो आपको गिवन है, ये क्या ये टोटल एक्सेलरेशन है या उसका कोई कंपोनेंट आपको गिवन है, और कैसे आप जज करेंगे? जी कोई एक वॉलंटियर स्टूडेंट. ट्रांजिशनल है, ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है. कैसे आप जज करेंगे जब भी आपको वर्डिंग इस तरह की गिवन हो कि द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ, जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है उसकी इंक्रीज या डिक्रीज. अभी जिस तरह बात हुई थी, आपका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इट इज v डॉट विच रिप्रेजेंट्स कि स्पीड के मैग्नीट्यूड में कितनी चेंज आ रही है. तो जब भी टेंजेंशियल कंपोनेंट की हम बात करते हैं वो स्पीड के मैग्नीट्यूड की चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो जब भी ये वर्ड इस्तेमाल हो कि द स्पीड ऑफ अ कार इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस एंड दिस, तो बेसिकली वो टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात हो रही है. तो यहाँ ये जो 7 फीट पर सेकंड स्क्वायर है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, और यहाँ आपको गिवन है कि ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इट इज कांस्टेंट विच इज 7 फीट पर सेकंड स्क्वायर. इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. सो 80 आपके पास है. Starting from rest, you need to determine the time needed for this car to reach an acceleration of 8 feet per second square. तो ये जो है ये आपकी टोटल एक्सेलरेशन है. अब आपने करना क्या है कि एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होती है, इतने रेट के साथ उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है. यू नीड टू डिटरमिन कि कितने टाइम में उसकी टोटल एक्सेलरेशन जो है वो 8 फुट पर सेकंड स्क्वायर जो है वो पहुंच जाएगी. व्हाट इज इट्स स्पीड एट दैट इंस्टेंट. उस इंस्टेंट पे इस कार की स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो आपने जो है वो डिटरमिन करना है. कुछ आइडिया दें. कोई एक वॉलंटियर स्टूडेंट अपने माइक को अनम्यूट करके जिसको जवाब आता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं बाकी क्लास को. यस सर. सर सर्कुलर मोशन लेंगे AC इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, तो V स्क्वायर 8 ले लेंगे और टाइम मालूम कर लेंगे. V स्क्वायर 8 क्यों लेंगे? नहीं सॉरी सर, मुझे लगा कि एक्सेलरेशन के बाद. कोई और स्टूडेंट जो जवाब देना चाहे कि कैसे सोल्यूशन किया जा सकता है इसका. अभी हमने बात की थी कि आपके पास जो टोटल एक्सेलरेशन होती है वो AT वेक्टर प्लस AN वेक्टर होता है. एक्सेलरेशन वेक्टर AT वेक्टर प्लस AN वेक्टर के बराबर होता है. अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो A शुड बी इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर होल अंडर रूट. ये आपको गिवन है विच इज 8. सो द टोटल एक्सेलरेशन 8 है जिस पे आपने फाइंड करना है. ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इज कांस्टेंट विच इज 7. AN इज V स्क्वायर ओवर रॉ. तो किसी तरह अगर आपको V पता चल जाए तो आप जो है वो ये डिटरमिन कर सकते हैं. ऐसे ही है. यस सर. यस सर. ठीक है, तो वो V कैसे पता चल सकता है, कोई आइडिया दें. सर पहले AN मालूम करेंगे. तो AN कैसे मालूम करेंगे? अच्छा चलें AN मालूम कर लेंगे. इसमें तमाम चीजें मुझे नोन है. इस इक्वेशन में 8 भी नोन है, रॉ भी नोन है. तो यहां से मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मुझे V की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी कोई ना कोई. ऐसे ही है. यस सर.
ये v रिप्रेजेंट क्या कर रहा होगा, ये उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है जब एक्सेलरेशन हमारे पास 8 फुट पर सेकंड स्क्वायर बन गई है। तो v आ गया वो। उसके बाद हमें, यानी हमने ये पार्ट तो सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें ये कैसे मिलेगा, डिटरमिन द टाइम नीडेड फॉर इट टू रीच एन एक्सेलरेशन, टाइम कैसे मिलेगा वो? सर उस वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे 7 के ऊपर। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा मुझे बताएंगे? रेस्ट से स्टार्ट हुई है ना। तो कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं आप, ये थोड़ा सा इक्वेशन बता दें। अभी हमने बात की थी कि स्ट्रेट लाइन मोशन के तमाम वो फॉर्मूले, तमाम वो काइनेमेटिक्स वो हम अप्लाई कर सकते हैं अलोंग द टी एक्सिस, ऐसे ही है। सो यस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो इट मींस कि उन तीन कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन में अप्लाई कर सकता हूं टाइम फाइंड करने के लिए। कौन सी इक्वेशन मैं यूज करूंगा? v is equal to 80। v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए सी टी। वी नॉट जीरो हो जाएगा क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, v की वैल्यू मुझे यहाँ से ऑलरेडी नोन होगी, ए सी मुझे नोन है, तो यहाँ से मुझे टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है सोल्यूशन? थोड़ा सा हम अब देख लेते हैं सोल्यूशन को हमने किस तरह सॉल्व किया है। जिस तरह अभी बात हुई थी, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए सी टी वाली इक्वेशन में पता है, इससे हमारे पास v 70 आ जाएगा, लेकिन चूंकि टाइम अभी अननोन है तो v हम नहीं फाइंड कर सकते। हम पहले यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला जिसमें हम कहते हैं टोटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज गोइंग टू बी 80 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। 80 an ये हमें इस फॉर्म में गिवन है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें टाइम और वेलोसिटी दोनों चीजें जो है वो मिल जाएंगी। क्लियर है या किसी को कोई डाउट है इसमें? प्रोसीजर वही है जो अभी इससे पहले हमने किया था। an की वैल्यू v स्क्वायर ओवर रॉ है जो कि 0.163 t स्क्वायर आ जाती है, यहाँ से टाइम और v की वैल्यू हमें मिल जाएगी। या अगर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि ये वाला स्टेप आप बाद में करें, आप यहाँ से स्टार्ट कर दें। यू स्टार्ट योर सोल्यूशन फ्रॉम हेयर, यहाँ से आपको डायरेक्टली v की वैल्यू 34.12 मिल जाएगी। उस v की वैल्यू को आप यहाँ पुट करके टाइम निकाल सकते हैं विच इज 4.87 सेकेंड। चॉइस इज अप टू यू। कोई क्यूरी किसी की? नो सर। आसान है। चलें अब थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम करते हैं इस टॉपिक से रेलेवेंट, विच इज एग्जाम्पल 12-16। आपके पास एक बॉक्स है जो कि पॉइंट ए से रेस्ट से स्टार्ट करता है एंड इट इंक्रीजेज इट्स स्पीड। अब ये दोबारा वर्डिंग देखें, इट इंक्रीजेज इट्स स्पीड सच दैट the tangential component of acceleration is given to you as at equal to 0.2 t meter per second square. You need to determine कि जब ये बॉक्स पॉइंट बी के ऊपर पहुंचेगा तो what is going to be the magnitude of its acceleration। ठीक है, आपने पॉइंट बी के ऊपर इसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो डिटरमिन करना है। नाउ सिंस पॉइंट बी लाइज ऑन द कर्व पाथ, सो इट मीन्स कि आपकी ये जो एक्सेलरेशन होगी ये टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट दोनों से मिला के बनेगी। यानी ए बी की वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इट इज गोइंग टू बी ए टी वेक्टर प्लस ए एन वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। और इन अदर वर्ड्स हम अगर स्केलर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर होल अंडर रूट से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। लेकिन ये निकालेंगे कैसे? कोई एक स्टूडेंट जो थोड़ा सा सोल्यूशन को बताना चाहे, कोई आइडिया देना चाहे। स्कूल में सर ए से 3 मीटर नीचे पहले एक्सेलरेशन मालूम करेंगे और वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से सर्कुलर एक्सेलरेशन मालूम करेंगे ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो दोनों एक्सेलरेशन की फिर अंडर रूट लेंगे सम। Okay, any other student who want to contribute towards this solution? कोई और बेहतर आंसर? ऑल्दो आप कह सही रहे हैं लेकिन वो उससे प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखिए अभी बात हुई है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन b की होगी दैट इज गोइंग टू बी ए टी बी विच रिप्रेजेंट्स द टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस ए एन बी
which represents the normal component of acceleration. जो ATB है वो आपको गिवन है which is 0.2 और t की बजाय मैं tb लिख लेता हूँ, यानी टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू ट्रेवल फ्रॉम a to b. तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आप इस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं अगर आपको टाइम tb पता हो. इसी तरह अगर मैं नॉर्मल कंपोनेंट की बात करूं a and b, वो आपके पास किसके बराबर होता है? वो होता है vb स्क्वायर ओवर रो. तो अगर आपके पास vb पता है तो आपको टेंजेंशियल नॉर्मल कंपोनेंट पता चल जाएगा. इट मींस कि अगर मैं इस क्वेश्चन को क्रिटिकली देखूं तो मुझे टीबी और वीबी किसी तरह पहले फाइंड करना है, तब मुझे टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट मिलेगा और टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट मिला के फिर आपका जो है वो टोटल एक्सेलरेशन बनेगी. तो ये टाइम और वेलोसिटी ये कैसे मिलेंगे मुझे? थोड़ा सा सोच लें, मैं भी थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ. ब्रेक मीन्स के क्लास चल 20 सेकंड या 30 सेकंड्स आपके पास हैं. हर स्टूडेंट सोच ले और उसके बाद जो भी जवाब देना चाहता है एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कि ये टीबी और वीबी हम कैसे डिटरमिन करेंगे इस केस में. जी, एनीवन वॉलंटियर जो जवाब देना चाहे? इस केस में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है ना? जी नहीं, हमें गिवन है कि AT जो है इट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम रादर देन कांस्टेंट AT, जिस तरह पिछली एग्जांपल में था. इसमें कांस्टेंट नहीं है बट AT इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी कैन नॉट अप्लाई दोस कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस. सर अगर हम एक्सेलरेशन वाले उसको करें इंटीग्रेट तो वेलोसिटी का फंक्शन निकलाता है, इस तरह कुछ करना है या नहीं? बिल्कुल ठीक है. और फिर हम वेलोसिटी को भी दोबारा ds by dt से इंटीग्रेट करें तो हमें s एज अ फंक्शन ऑफ t निकल आएगा. ठीक है. हाँ ऐसा पता ही है थोड़ा बहुत कि क्या क्या है. आपके पास AT जो होता है वो बेसिकली dv by dt होता है और वो आपको गिवन है 0.2 t. तो मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन, थोड़ा सा इस तरफ गौर से देखें. आपके पास जो एक्सेलरेशन है जो कि dv by dt के बराबर होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो आपको 0.2 t गिवन है. सो dv वुड कम्स आउट टू बी 0.2 dt. जिस तरह से मैंने इससे पहले मैंने कहा था कि चूंकि आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट और वेलोसिटी एक ही एक्सिस के अलोंग आ रही होती है, तो देयरफॉर जो भी आपकी स्ट्रेट लाइन की काइनेमेटिक्स हैं वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. बेशक वो 3 कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन है, अगर आपको गिवन हो 80 कांस्टेंट है तो आप उन 3 कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, या आप चाहें तो 3 जनरल इक्वेशंस जो पढ़ी थी हमने बिल्कुल पहली 3 इक्वेशंस पहले टॉपिक में, उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ चूंकि AT इज गिवन टू यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो रादर देन यूजिंग द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन आपने वो जनरल इक्वेशन इस्तेमाल की है. सो dv इक्वल टू 0.2 t और फिर आपने इंटीग्रेट कर लिए विद इन द लिमिट 0 टू t एंड 0 टू v. सो यहाँ से आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल आए. इसी वेलोसिटी को जब आप दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो आपको s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल आएगा. लेकिन क्या आपको a से b तक का s नोन है? a से b तक स्ट्रेट लाइन पाथ है जो कि 3 मीटर का है और उसके बाद एक अदद कर्व पाथ है जो कि 2 मीटर रेडियस का है. तो अगर एक कर्व आपको गिवन हो, क्वार्टर सर्कल गिवन हो, और मैं आपसे कहूं कि इस क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करें, तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल किसके बराबर होता है? इट इज 2 पाई r. तो क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई r डिवाइड बाय 4. इसी तरह सेमी सर्कल का क्या होता है? 2 पाई r डिवाइड बाय 2. सो ओवरऑल a से b तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 3 मीटर्स प्लस 2 पाई r डिवाइड बाय 4. सो s आपको पता है पॉइंट b तक का विच इज 6.14 मीटर्स. अब जब आप डिफरेंशिएट करेंगे v को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v जो है वो ds by dt के बराबर होता है. सो ds शुड बी इक्वल टू 0.1 t स्क्वायर dt. दोनों साइड्स को आपने इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 टू s 0 टू t. यहाँ से आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी विच कम्स आउट टू बी 5.6
69 seconds since SB is known to you, which is 6.14 meter. So once you have found this time, इस टाइम को आप इस वेलोसिटी में पुट करें, आपको VB की वैल्यू मिल गई. जब VB और टाइम दोनों मिल गए तो फिर आप टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड कर लें, एंड द ओवरऑल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 80 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर होल अंडर रूट. तो समझ आ गया रे के सॉल्यूशन? कोई चीज, कोई क्यूरी आपकी हो जो आप पूछना चाहें? जी, if you have any queries relevant to this case, you can ask. जिस तरह भी हमने पीछे स्लाइड पे बताया था कि हमें AB फाइंड करने के लिए जो दो क्रिटिकल चीजें चाहिए, वो दो क्रिटिकल चीजें थी. वन इज टाइम कितना लगा इसको A से B तक पहुंचने के लिए, और दूसरा इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई B तक पहुंचते पहुंचते. तो अगर हमें ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो वी विल बी एबल टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल एट पॉइंट B. इन दोनों चीजों को डिटरमिन करने के लिए फिर हमने ये सारी काइनेमेटिक इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल की हैं. चूंकि V हमें गिवन था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमने जनरल इक्वेशंस की मदद से इसको इंटीग्रेट किया. तो हमें AT हमें गिवन था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमने V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और S एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बना लिया, और उसकी मदद से फिर हमने ये तमाम चीजें जो है इवैल्यूएट करनी. इसमें जो एक चीज हमें नोन थी वो ये थी कि पार्टिकल जो है वो A से B तक ट्रेवल करते करते कितना S कवर करेगा. वो ये 3 मीटर्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, और ये कर्व में 2 मीटर की कर्व है. तो कर्व में ये क्वार्टर सर्कल कवर कर रहा है, तो रेडियस पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हमें 2 पाई r के तौर पे नोन होता है. तो क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर जो है वो 2 पाई r बाय 4 होगा. तो इसकी मदद से हमने 6.14 SB फाइंड कर लिए, एंड देन द प्रॉब्लम हैज बिकम सिंपलर. जी, कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें? एनी स्टूडेंट हु वांट टू आस्क एनी query, any question relevant to this particular example? जी, अब्दुल्ला लाकत, you are raising your hand. जहाँ पे हमने ds की वैल्यू पुट की है 6.14, इस इक्वेशन में आगे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0.03. 0.3 नहीं होगा? कहाँ लिखा हुआ है 0.03? अच्छा, ये सॉरी 0.1 t cube by 3. So 0.1 by 3 चेक कर लें, इट इज 0.33 आई थिंक. ठीक है सर, वो करेक्शन कर लीजिएगा, काइंडली करेक्शन कर लीजिएगा. इट इज आई थिंक 0.333 t cube. yes. जी, और कोई क्वेश्चन जो पूछना चाहें आप इस प्रॉब्लम से रेलेवेंट? नहीं, 0.1 divided by 3 is 0.033. I have checked again. 0.1 divided by 3 is 0. ठीक है. Okay, is there any other question जो कि आप पूछना चाहते हैं इस particular example के? So shall we move on to the exercise problem? हम exercise का एक आधी problem करेंगे क्योंकि most of the problems are of similar pattern, जिसमें आपको यही AN और AT को इस्तेमाल करते हुए acceleration जो है वो determine करनी है. So moving on to the next problem, which is 12-141, in which we have a particle, this truck, and it is traveling along a circular road such that its speed, such that the radius of the circle is given to you as 50 meter. So आपके पास ये जो curve है इसका radius given है which is 50 meter, and this truck is traveling at a speed of 4 meters per second. So it is not at rest, rather this truck is traveling at a speed of 4 meters per second. Now at this instant, for a short distance when t equal to 0 and this truck is already traveling at 4 meters per second, its speed is then increased at a rate of 0.4 t meter per second square. So this truck was already traveling at 4 meters per second, और इसका जो v dot है वो as a function of time के तौर पे आपको given है. तो v dot basically क्या होता है? टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है. So in other words, आपको ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है that is given to you as 0.4 t meter per second square. You need to determine the speed and magnitude of truck's acceleration after t equal to 4 seconds. So थोड़ा सा सवाल को समझ लें. आपके पास एक ट्रक है जो एक कर्व पाथ में मूव कर रहा है, और ये 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऑलरेडी ट्रेवल कर रहा होता है. यहाँ से इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट इस रेट के साथ जो है वो चेंज होता है. आपने डिटरमिन करना है कि t इक्वल टू 4 के ऊपर ये ट्रक कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा और इसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा.
आपकी तरफ मैं आता हूँ, कोई एक स्टूडेंट जो कि थोड़ा सा सोल्यूशन को बता सके कि किस तरह आपने ये सोल्यूशन करना है। Anyone volunteer student? सर ये जो स्पीड ऑफ 4 मीटर सेकंड है वी नॉट है ना बेसिकली, जिसके बाद बिल्कुल ये वी नॉट है, और फिर इस पॉइंट से ऑनवर्ड स्पीड 0.4 t के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। तो सर एक्सेलरेशन भी फिर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज वेरिंग, tangential component of acceleration is basically varying with time. It is a function of time, 0.4 t. सर इसमें फिर वही करेंगे हम पिछले मेथड की तरह नहीं। ओके ठीक है, हमें v डॉट जो कि dv by dt के बराबर होता है, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन कराने का मकसद क्या है कि थोड़ा सा आप जरा सोल्यूशन गौर से देखें। एक छोटी सी चेंज आपने इसमें करनी होगी, और वो चेंज क्या होगी कि आप उसी तरह कहेंगे कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो कि v डॉट या dv by dt के बराबर होता है, दैट इज गिवन टू यू एज 0.4 t। सो dv would become 0.4 t dt। लेकिन आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस बात का ख्याल रखना है कि आंखें बंद करके हमेशा जीरो से ऑनवर्ड नहीं कर देना। यहाँ द ट्रक वाज ऑलरेडी ट्रेवलिंग एट 4 मीटर पर सेकेंड, तो आप v की जो लिमिट लगाएंगे वो 4 वाली लगाएंगे रादर देन फ्रॉम 0 टू v। ये क्वेश्चन कराने का टोटल मकसद ये है, वरना तो इसका सोल्यूशन बड़ी हद तक सिमिलर है पिछले सोल्यूशन की तरह। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमेशा आंखें बंद करके 0 से इंटीग्रेट नहीं कर देना लोअर लिमिट। इस क्वेश्चन में गिवन था आपको कि द ट्रक वाज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, सो यू नीड टू पुट अ लिमिट ऑफ 4 once you are integrating with respect to v। so left side पे चूंकि आप v की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, so आपने 4 से v और राइट साइड पे 0 से t तक इसको इंटीग्रेट करना है। so once you integrate it, this is going to be the equation which is v equal to 0.2 t square plus 4, putting the value of t equal to 4 would give you the value of velocity to be equal to 7.2 meter per second। so this truck would be traveling at a speed of 7.2 meter per second after t equal to 4 second। इनिशियली देखें ये 4 के साथ ट्रेवल कर रहा था, लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, 80 इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 7.2 मीटर पर सेकंड आपके पास आ गई है। सो वंस यू फाउंड द वैल्यू ऑफ v, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो इससे पहले जिस तरह हमने कहा था, आपके पास जो टोटल एक्सेलरेशन होती है दैट इज द वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो आपको गिवन है, इट इज 0.4 t। so putting the value of t equal to 4 in this case, आपको जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो मिल जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहां तक ताल्लुक नॉर्मल कंपोनेंट का है तो ये हमेशा हमारे पास v स्क्वायर ओवर रॉ होता है। v आप फाइंड कर चुके हैं विच इज 7.2, रॉ आपको पता है विच इज 50 मीटर। सो द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 1.037 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द वेक्टर सम ऑफ at and an would give you the टोटल एक्सेलरेशन। यहाँ चूंकि हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया इस एक्सेलरेशन का, तो सिंपली हम मैग्नीट्यूड के लिए at स्क्वायर प्लस an स्क्वायर होल अंडर रूट कर लेंगे, जिससे हमारे पास मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का आ जाएगा 1.907 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So is it clear to all of you? या किसी की कोई क्यूरी है, कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं ओवरऑल इस टॉपिक के हवाले से? अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यू कैन आस्क नाउ। जी एनी क्वेश्चन? क्लियर है। चलें, तो बाकी प्रॉब्लम्स को मैं आपको एज अ नॉन सबमिटेड होमवर्क के तौर पे कहता हूं। तो एज सच अगर हम इस वीक को समराइज करें, इन दिस करंट वीक हमने 2 टॉपिक्स जो है वो कवर किए हैं। वन वाज द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जिसको हमने जो प्रॉब्लम्स रह गए थे वो कवर किया। आई होप कि कल की क्लास के बाद कुछ टाइम मिला हो अगर आपको, तो आपने जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है प्रोजेक्टाइल के उनको जाके सॉल्व किया होगा। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रॉब्लम्स जो है वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो उसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह हमने क्लास में जो है सॉल्व किए हैं। आपने जब भी किसी प्रोजेक्टाइल की एनालिसिस करनी होती है तो वो 4 इक्वेशन हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। वन इज़ द हॉरिजॉन्टल मोशन इक्वेशन, जो कि रेंज के लिए हम जनरली इस्तेमाल करते हैं। द अदर 3 आर द
वर्टिकल मोशन इक्वेशन जिसको हम टाइम या फाइनल वेलोसिटी के हवाले से फाइंड कर रहे होते हैं। तो प्रोजेक्टाइल के हवाले से हमने बात की, उससे रेलेवेंट कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए। उसके बाद फिर हमने काइनेमेटिक्स देखी इन टर्म्स ऑफ एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम, किस तरह हम डिफाइन करते हैं इन एक्सिस को, किस तरह हम फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसके बाद फिर हमने इससे रेलेवेंट जो है वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारी कोशिश होगी कि हम इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं फैमिलियर हैं तो प्रोबेबली वो थोड़ा सा आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा। एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके लिए नया था, लेकिन एटलीस्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो उन्हीं पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम एक्सटेंड कर देंगे 3 डायमेंशंस में, और आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में काइनेमेटिक्स आ जाएगी जिसको हम डेवलप करेंगे। और फिर उसके आखिरी 2 टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं जो कि इंटरकनेक्टेड मोशन और रिलेटिव मोशन एनालिसिस के हैं, उसको भी जो है वो हम देख रहे होंगे। इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि नेक्स्ट वीक एटलीस्ट आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाए, या अगर ख़त्म नहीं भी होता तो बड़ी हद तक कवर हो जाए, और हम छठे वीक में इसको ख़त्म करके फिर काइनेटिक्स के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएं। एटलीस्ट काइनेमेटिक्स आपको जब क्लियर हो जाएगी, काइनेटिक्स जिस तरह मैंने शुरू में बताया था, काइनेटिक्स का मतलब हर किसी ये नहीं है कि आप चैप्टर नंबर 12 को अपने जहन से जो है वो भुला दें। जहाँ जहाँ काइनेटिक्स में भी आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप वो काइनेमेटिक्स वाले इस चैप्टर की ही हेल्प ले रहे होंगे। तो काइंडली ये चैप्टर आपने अच्छी तरह समझना है। ज़्यादा टाइम इस चैप्टर पे देने का मकसद ही ये था कि आपको ये चैप्टर की चीज़ें बार बार अगले चैप्टर्स में इस्तेमाल करनी होंगी। तो कोशिश करें कि आपकी जितनी डाउट्स हैं, जितनी क्यूरीज हैं, वो इस चैप्टर के एंड पे क्लियर हो जाएं, ताकि काइनेटिक्स में जहाँ जहाँ वेलोसिटी एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़े तो डायरेक्टली आप इस चैप्टर नंबर 12 की इक्वेशंस को इस्तेमाल कर सकें। सो विद दिस हम क्लास जो है वो यहाँ स्टॉप करते हैं। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ आपकी अटेंडेंस लिस्ट। सो अटेंडेंस लिस्ट मेरे पास आ गई है। इफ यू हैव एनी क्यूरीज रेलेवेंट टू दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक रेलेवेंट टू दिस चैप्टर विच वी हैव कवर्ड अप टिल नाउ, आप वो पूछ सकते हैं। अगर वो कोई क्यूरी नहीं है तो वी कैन स्टॉप टुडेज मीटिंग हियर। ऑल्दो टाइम तो 13 या 14 मिनट बचे हुए हैं क्लास में, लेकिन चलिए वो आप एज ब्रेक के तौर पे ले लें अपनी अगली क्लास पे। कोई चीज़ जो आप पूछना चाहें? इसमें सर स्लाइड भी शेयर नहीं हुई ये आप पढ़ा रहे यार मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक आपसे पिछले वीक की स्लाइड भी मैं शेयर नहीं कर सका था, इस वीक की स्लाइड भी आपसे आज के लेक्चर के बाद शेयर कर दूं। दूसरा, अब्दुल्ला लियाकत, यू वर द ओनर ऑफ लास्ट वीक रिकॉर्डिंग शो कहां पे होगी? चैट में शो नहीं हो रही। आप अपनी एमएस स्ट्रीम्स पे आप सिंपली गूगल पे एमएस स्ट्रीम्स लिख के लॉगिन हो, और वो आपसे आपका लॉगिन और पासवर्ड पूछेगा। आप वो लॉगिन पासवर्ड डाल के ना माइक कंटेंट पे जाएं, उसमें वीडियोस देखेंगे तो आपको नजर आ रही होंगी। उन वीडियोस में जाके तो आप मुझे ओनर बना दें उसका, यानी उसमें आगे 3 बटन नजर आ रहे थे, आप मुझे ओनर बना दें। साथ आपके लिए भी यही है कि आज की रिकॉर्डिंग का मुझे आप ओनर बना दें, ताकि एटलीस्ट वो मुझे नजर आ रही हूँ। अभी बंद कर दो रिकॉर्डिंग में से? हाँ, रिकॉर्डिंग बेशक बंद कर दें, उसके बाद फिर हम क्लास भी खत्म कर देते हैं। लेकिन आप दोनों काइंडली, अब्दुल्ला और साथ